हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 45 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान। आज तारीख 16/10/2020। देखो दोस्तों, पिछली वर्कशीट में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वर्कशीट में मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मेंडलीव की उपलब्धियां क्या रही और उसकी सीमाएं क्या रही, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर अपना अध्ययन शुरू किया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीव के अनुसार। अब देखो फिर क्या था। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को किस प्रकार से, किस आधार पर, किस नियम पर व्यवस्थित किया, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यानी कि एक फिक्स तत्वों को जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एक तत्व फिर आके उस नीचे वाले उस तत्व के नीचे उसके सेम गुणधर्मों को दर्शाता है। यानी कि एक निश्चित आवर्त के बाद में तत्व अपना गुणधर्म दर्शा रहे थे। कैसे व्यवस्थित करने पर? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर। देखो दोस्तों, तो इस प्रकार से मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को रूप दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, जो वर्टिकल स्तंभ था, वर्टिकल जो स्तंभ था उसे क्या कहा? ग्रुप या समूह कहा। जो ऊर्ध्व जो स्तंभ था उसे समूह कहा। और जो क्षैतिज पंक्तियां थी उसे उसने पीरियड, आवर्त, हिंदी में आवर्त कहा। यानी जो क्षैतिज में था उसे आवर्त कहा और जो ऊर्ध्व थी उसे ग्रुप कहा। देखो, ये ऊर्ध्व किसे कहते हैं? ऊर्ध्व का मतलब होता है ऐसे खड़ी जो लाइनें थी उसे तो उसने कहा समूह। इसे तो क्या कहा उसने? समूह कहा। और जो क्षैतिज थी इस प्रकार से, इससे उसने क्या कहा? आवर्त कहा। इसे उसने क्या कहा? आवर्त। मेंडलीव ने आवर्त कहा। देखिए दोस्तों, यहां तक आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखो आगे बढ़ते हैं कि मेंडलीव की क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या उसकी सीमाएं रही, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो, उपलब्धियां में क्या थी? पहली उपलब्धि थी मेंडलीव की कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक उपलब्धि थी रही कि मेंडलीव ने क्या, जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनका स्थान रिक्त रख दिया और बाद में वो तत्व उसी स्थान पर फिट हुए। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो उसने इस अनुमानित तत्वों को क्या कहा? एका बोरॉन कहा। एका बोरॉन का बाद में वास्तविक नाम क्या पड़ा? एस्केंडियम के रूप में इसको पहचाना गया। और एका एल्यूमिनियम को बाद में गैलिनियम के रूप में पहचाना गया और एका सिलिकॉन को बाद में जर्मेनियम के रूप में पहचाना गया। और इनके परमाणु जो द्रव्यमान था वो भी लगभग फिट ही बैठा। ये दूसरी उपलब्धि थी इसकी। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसकी देखो, पहली उपलब्धि हो गई, दूसरी उपलब्धि देखिए इसकी क्या थी। दूसरी उपलब्धि में यह था कि जैसे इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। गुणधर्मों का भी, यानी कि जो उसमें परमाणु द्रव्यमान था उसका देखो अनुमानित था 68 और बाद में गैलिनियम का कितना रहा? 60.7, यानी गुणंतर 0.7 रहा।
ऑक्साइड का सूत्र है, ऑक्साइड का सूत्र इन्होंने अनुमानित रखा E2O3, बाद में गैलियम 2O3 रहा। क्लोराइड का सूत्र ECl3 अनुमानित था, बाद में गैलियम Cl3 रहा। इसी प्रकार से देखो इसका इसकी थर्ड उपलब्धि क्या रही? इसकी थर्ड उपलब्धि रही कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। यानी कि इसने इस प्रकार से आवर्त सारणी को तैयार किया कि उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में हुई थी, उनको भी अपने स्थान पर इसने फिक्स रखा, यानी कि ये रखने में सफल हुए। तो इस प्रकार इसकी 3 उपलब्धियां विशेष रही। उसके बाद में देखो इसकी कुछ सीमाएं भी रही, जो उस सीमा के दायरे में ये काम कर पाया और उसके बाद में काम नहीं कर पाया। देखो इसकी सीमाएं क्या क्या रही। इसमें फर्स्ट सीमा थी इसकी, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातु और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते थे। क्योंकि इसका हाइड्रोजन के गुणधर्मों के आधार पर तो इसने सारणी तैयार की थी, पर ये हाइड्रोजन के गुणधर्म ये क्या क्षार धातुओं से हैलोजन दोनों से मिलते जुलते थे, तो इसको ना तो क्षार में रख सके और ना हैलोजन में रख सके, इस वजह से इसका स्थान नहीं दे सके, ये इसकी एक कमी रही। फिर दूसरा, क्षारीय धातुओं की भांति, देखो अब इसमें तो क्या था कि इस कमी कैसे रही कि क्षारीय धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। हाइड्रोजन भी क्षार धातु और हैलोजन की भांति एक जैसी यौगिक बनाती है। इसके बाद में देखो ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर यह हाइड्रोजन इस वजह से भी परेशानी रही कि हाइड्रोजन देखो ये हाइड्रोजन क्लोरीन यानी कि हैलोजन तत्वों के साथ में HCl, इधर सोडियम के साथ में देखो NaCl यानी क्षारीय धातु के साथ में भी NaCl, और H2O ऑक्सीजन के साथ में भी H2S सल्फर के साथ में बनाती है। इधर सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O और Na2S, तो इनके साथ में भी ये अपना संबंध यानी यौगिक बनाती थी। तो इस वजह से हाइड्रोजन को वो फिक्स नहीं कर सके कि कौन सी जगह पे इसको रखा जाए। हैलोजन की भांति हाइड्राइड भी द्विपरमाणुक अणु है। सॉरी, हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी क्या है? हाइड्रोजन भी एक द्विपरमाणुक अणु है, यानी कि हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, H2O अस्तित्व में रहता है। तो इस प्रकार से धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाती थी, और सहसंयोजी यौगिक जैसे यहाँ पर ये बनाया इसने, तो ये धातु अधातु के साथ भी अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाती थी। तो इस वजह से हाइड्रोजन को फिक्स जगह पे नहीं रख सके। फिर इसकी सेकंड उपलब्धि देखो, इसकी सेकंड उपलब्धि क्या थी? यदि किसी, इसकी सेकंड उपलब्धि देखिए आप, सेकंड, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। यानी कि मान लो इसी एक ही परमाणु संख्या को, हाइड्रोजन को यदि अलग अलग स्थान पर रखते इसके समस्थानिकों को, तो उसे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाती। तो यह भी इसकी कमी रही। फिर देखो थर्ड कमी रही, तीसरी कमी थी, एक ही तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो इसमें क्या है कि एक ही तत्व से दूसरे तत्व के बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था। तो ये इसकी तीसरी कमी रही। इस प्रकार दोस्तों इसकी तीनों कमियां कंप्लीट हुई, और इस प्रकार ये अनुमान लगाया ना पाना, इस कारण देखो इस कारण क्या हुआ था, ये इस प्रकार ये अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व की खोज होगी। तो ये अनुमान भी नहीं लगा पाया कि दो तत्व हैं यहाँ, इनके मध्य कितने तत्व होंगे, ये भी फिक्स अनुमान नहीं लगा पाया। ये भी इसकी बहुत बड़ी कमी रही। दोस्तों इस प्रकार से इसकी उपलब्धियां और कमियां कंप्लीट होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम सीधा सा गए, यहाँ पर मेंडलीव क्या है? जो मेंडलीव है वही इसके
जनक के रूप में जाने जाते हैं। इवान पेट्रोविच मेंडलीव, ये मेंडलीव इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इसके जनक कौन है? मेंडलीव या मेंडलीफ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर कि मेंडलीव ने जब आवर्त की, मेंडलीव इसका जनक है। कौन है जनक? मेंडलीव इसका जनक है। और इसने 63 तत्व। अब इसने किसके आधार पर, देखो इसमें कि इसे किस नियम के आधार पर इसने ऐसा किया, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसका ये था, इसका किस नियम के आधार पर इसने किया, तो इसमें देखो ये आपको मैं बता देता हूँ। इस पहले क्वेश्चन का आंसर यह है, मेंडलीव इसके जनक थे। और मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वह इस प्रकार के ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए, ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया। तो इन तत्वों को देखो, इसका आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। देखो दोस्तों, आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर यह है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर उसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन कहा और उनके वास्तविक नाम एस्केंडियम, गैलेनियम और जर्मेनियम रखे। तो दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आपको देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी? चौथा क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? तो देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन है आपका की उपलब्धियां। देखो ये मेंडलीव की उपलब्धियां थी। पहली उपलब्धि थी मेंडलीव ने, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 यह हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया, सीमाएं। तो मेंडलीव की उपलब्धियां थी, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, इस प्रकार से ऐसे तत्वों का अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो क्या एक तो ये उपलब्धि थी कि उसने उन जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनका रिक्त स्थान छोड़ा। एक उपलब्धि तो इसकी मेंडलीव की ये रही। दूसरी उपलब्धि ये रही कि इसके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही रखा, और जिसकी इसके द्वारा जो परमाणु द्रव्यमान अनुमानित रखा था वो भी लगभग सही पाया गया। ये दूसरा इसकी उपलब्धि थी। तीसरी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को जिनकी खोज बाद में हुई थी, तो उनको भी बिना आवर्त सारणी को छेड़े बाद में रखा गया, यानी कि आवर्त सारणी डिस्टर्ब नहीं हुई। ये 3 इसकी विशेष उपलब्धियाँ थी। दोस्तों इस प्रकार से इनकी उपलब्धियाँ ये कंप्लीट होती है। इसके बाद में देखिए आपको सीमाएं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमाएं। तो सीमाएं देखो इसकी क्या क्या रही, यहाँ पर देखिए सीमाओं में पहली सीमा थी कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फिक्स स्थान नहीं दे सके, क्योंकि हेलोजन और क्षार धातुओं दोनों से ही समान व्यवहार, यानी दोनों के साथ ही समान व्यवहार करता था, समान मिलते थे इसे गुणधर्म, यानी कि हेलोजन और क्षार धातुओं के समान अभिक्रिया करता था, तो दोनों से इसके गुणधर्म मिलते थे। तो पहली तो कमी ये रही। दूसरी कमी इसकी रही कि यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग अलग जगह पर, यानी परमाणु संख्या को भी आधार माना जाए तो एक ही तत्व को हम दोनों जगह पर रखें, तो अलग अलग समस्थानिक पर रखें तो वो उससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो सकती थी। इस दूसरी कमी थी। और तीसरी कमी थी इसकी कि एक ही तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर परमाणु, मेंडलीव की दूसरी कमी थी कि एक ही तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था। तो ये इस प्रकार से इसकी 3 कमियां थी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, इस प्रकार से जो भी मैं वीडियो आप पे डालूं वो समय पे आपको मिल सके।